नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम टैबलेट में। दोस्तों, झारखंड में एएनएम और जीएनएम का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके प्रिपरेशन से रिलेटेड यहाँ पे हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि चैप्टर आज होने वाले हैं जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस। दोस्तों, ये चैप्टर मैंने बहुत पहले ही इसका थ्योरी कंप्लीट करा दिया था और आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि इसका आपने एमसीक्यू नहीं बनाया है। तो यहाँ पे आज हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है, क्योंकि यह सूर्य से प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। Which pigment is essential for photosynthesis as it absorb light energy from the sun? ऑप्शन ए में हो गया मिलेनिन, या फिर ऑप्शन बी में हो गया हीमोग्लोबिन, या फिर ऑप्शन सी में हो गया क्लोरोफिल, या फिर ऑप्शन डी में हो गया केरोटीन। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है, तो फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक है यहाँ पे क्लोरोफिल। पत्तियों में, हरी पत्तियों में क्या होते हैं, मतलब जो भी पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं उसमें क्या होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं। और ये क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं, मौजूद रहते हैं। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ स्ट्रोमाटा इन फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण में रंध्र की क्या भूमिका है। जो पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उसकी क्या भूमिका है फोटोसिंथेसिस में, प्रकाश संश्लेषण में। ऑप्शन ए में हो गया आपका ऊर्जा उत्पादन के लिए सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करना, टू एब्सॉर्ब सनलाइट फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, या फिर ऑप्शन बी में हो गया अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट को संग्रहित करने के लिए, टू स्टोर एक्सेस कार्बोहाइड्रेट, या फिर ऑप्शन सी में हो गया कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण सहित गैसों के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाना, टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड अपटेक, या फिर ऑप्शन डी में हो गया जड़ों से पत्तियों तक पानी पहुंचाना, टू ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम रूट्स टू लीव। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है कि आपके जो रंध्र होते हैं पत्तियों में, स्टोमाटा जो होते हैं, फोटोसिंथेसिस में ये किस तरीके से भूमिका निभाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के टाइम ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से लेते हैं और फिर ऑक्सीजन को क्या करते हैं, वातावरण में छोड़ते हैं एज ए बाय प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस। दोस्तों, यहाँ पे देखिए फोटोसिंथेसिस के बाद जो भी कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे बनते हैं, और देखिए अगर उसका यूज़ उसी टाइम नहीं होता है तो फिर बाद में यूज़ करने के लिए ये स्टार्च के रूप में संग्रहित किए जाते हैं। तो यहाँ पे आपके जो सही जवाब है कि स्टोमाटा का क्या भूमिका है फोटोसिंथेसिस में, तो कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण सहित गैसों के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाना। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या पूछ रहा है कि पौधों में रंध्रों के खुलने और बंद होने का क्या कारण है। दोस्तों, जो रंध्र होते हैं वे ओपन होते हैं और क्लोज भी होते हैं। तो यहाँ पे देखिए व्हाट काउजेस द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा इन प्लांट्स। ऑप्शन ए में हो गया आपके सूर्य के प्रकाश की गति के कारण, मूवमेंट ऑफ सनलाइट, या फिर ऑप्शन बी में हो गया रक्षक कोशिकाओं का संचालन यानी मूवमेंट ऑफ गार्ड सेल्स, या फिर ऑप्शन सी में हो गया पानी का संचालन, मूवमेंट ऑफ वाटर, या फिर ऑप्शन डी में हो गया ऑक्सीजन की गति, मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है कि जो रंध्र खुलते हैं और बंद होते हैं ये किसके कारण होते हैं, जो ये गार्ड सेल होते हैं, द्वार कोशिकाएं जो होती हैं आपके जो स्टोमाटा होते हैं वहाँ पे गार्ड सेल्स होते हैं, द्वार कोशिकाएं होते हैं। ये क्या करते हैं, जो रंध्र ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं इसका कार्य करते हैं गार्ड सेल यानी द्वार कोशिकाएं। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे जो मैंने रक्षक कोशिकाएं लिखी हैं, यहाँ पे आप द्वार कोशिकाएं लिखेंगे। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि किस प्रकार के पोषण में अवशोषण से पहले जीव के शरीर के बाहर भोजन का टूटना शामिल होता है। विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन्वॉल्व्स द ब्रेकडाउन ऑफ फूड आउटसाइड द ऑर्गेनिजम्स बॉडी बिफोर एब्जॉर्प्शन। ऑप्शन ए में हो गया ऑटोट्रोपिक यानी स्वपोषी पोषण, या फिर ऑप्शन बी में हो गया हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन,
या फिर ऑप्शन सी में हो गया प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस, या फिर ऑप्शन डी में हो गया परजीवी पोषण यानी पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है ये है कि जो भी हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन होते हैं इसमें क्या होते हैं, शरीर के बाहर भोजन का क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है, उसके बाद फिर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। देखिए आपके जो हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन है इसके भी प्रकार हैं, जैसे आपके होलोजोइक न्यूट्रिशन हो गए, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन हो गए और फिर पैरासाइटिक न्यूट्रिशन हो गए। तो आपका होलोजोइक जो न्यूट्रिशन है, जैसे आपका पूर्ण भोजी भोजन उसको बोलते हैं, आपका इसमें क्या हो गया, पूर्ण भोजी पोषण बोलते हैं। तो इसमें आपका अमीबा आ जाता है होलोजोइक में, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में आपका मशरूम आ जाता है, और उसके बाद फिर जो पैरासिटिक में है ये इसमें क्या आ जाते हैं, इसमें आपके टैपवर्म आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है कि किस प्रकार के पोषण में अवशोषण से पहले जीव के शरीर के बाहर भोजन का टूटना शामिल है, तो ये है आपका हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कस्कुटा या फिर जो अमरबेल और टैपवार्म इसके उदाहरण हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है आपका कि कस्कुटा और जो टैपवार्म है ये किसके उदाहरण है। ऑप्शन ए में हो गया ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स के, या फिर ऑप्शन बी में हो गया फंगी यानी कवक के, या फिर ऑप्शन सी में हो गया प्रकाश संश्लेषक पौधे के मतलब फोटोसिंथेटिक प्लांट्स के, या फिर ऑप्शन डी में हो गया परजीवी के। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है ये है आपका पैरासाइट। देखिए कास्कोटा यानी अमरबेल जो होता है और जो टैपवार्म है ये क्या है, ये परजीवी है, पैरासाइट है। दोस्तों आपने पेड़ बहुत सारे देखे होंगे, अगर आपने देखे होंगे तो देखिए पेड़ों में क्या होते हैं, बहुत सारे पेड़ों में पीले कलर के क्या होते हैं, मैगी की तरह मतलब क्या होते हैं, लटके हुए होते हैं पेड़ों में। तो ये जो दिखते हैं पीले कलर के तो वो क्या होते हैं, वे आपके होते हैं कास्कुटा, जो कि एक क्या होता है, पैरासाइट होता है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इसमें आपको क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा जीव का उदाहरण है जो भोजन को अपने शरीर के बाहर तोड़ता है और फिर उसे क्या करता है, अवशोषित करता है। तो ऑप्शन में आपका हो गया काव, या फिर ऑप्शन में हो गया आपका बी में हो गया लाइन, या फिर ऑप्शन सी में हो गया मशरूम, या फिर ऑप्शन डी में हो गया हिरन। तो दोस्तों देखिए क्या होता है कि जो आपका मशरूम है ये किस में आता है, ये आपका पैरासिटिक सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में आता है मशरूम, मृतोपजीवी जिसको बोलते हैं। और ये मशरूम क्या करते हैं, इसके आसपास में जो भी यहाँ पे भोजन मौजूद रहते हैं उसको क्या करते हैं, एंजाइम की मदद से ये सिंपलर फॉर्म में चेंज कर देते हैं, और उसके बाद फिर इसको मशरूम क्या करते हैं, एब्सॉर्ब कर लेते हैं। आप अक्सर देखे होंगे कि मशरूम जो होता है सड़े गले चीज़ों पर क्या होता है, ये मशरूम उग जाते हैं, पैदा हो जाते हैं। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इसमें क्या पूछ रहा है कि विच ऑर्गेनिज्म टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्पोररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन कॉल्ड स्यूडोपोडिया। तो कौन सा जीव स्यूडोपोडिया नामक अस्थायी उंगली जैसे विस्तार का उपयोग करके भोजन ग्रहण करता है। ऑप्शन ए में हो गया पैरामीशियम, या फिर ऑप्शन बी में हो गया अमीबा, या फिर ऑप्शन सी में हो गया ह्यूमन, या फिर ऑप्शन डी में हो गया टिड्डा यानी ग्रास हॉपर। तो इसका जो सही जवाब है कि स्यूडोपोडिया जो एक्सटेंशन फिंगर लाइक बनाते हैं, ये कौन बनाते हैं, भोजन को ग्रहण करने के लिए ये अमीबा बनाते हैं। और हिंदी में जो ये फिंगर लाइक एक्सटेंशन होते हैं इसको क्या बोला जाता है, कूटपाद बोला जाता है स्यूडोपोडिया को, ठीक है, या फिर पादाब बोला जाता है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, और ये कौन बनाते हैं स्यूडोपोडिया, ये बनाते हैं आपके अमीबा भोजन को ग्रहण करने के लिए। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि व्हाट कवर्स द इंटायर सरफेस ऑफ पैरामीशियम एंड हेल्प्स इन मूविंग फूड टू ए स्पेसिफिक स्पॉट फॉर इंजेशन। तो देखिए कौन पैरामीशियम की पूरी सतह को कवर करता है और भोजन को अंतर्ग्रहण के लिए एक विशिष्ट स्थान पर ले जाने में मदद करता है। तो आपका ऑप्शन ए में हो गया स्यूडोपोडिया, या फिर ऑप्शन बी में हो गया सीलिया, या फिर ऑप्शन सी में हो गया फ्लैजिला, या और ऑप्शन डी में हो गया क्लोरोप्लास्ट। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है ये है सीलिया। सीलिया क्या होता है, पैरामीशियम के पूरे सतह को कवर किए रहता है और भोजन के अंतर्ग्रहण के लिए क्या करता है, भोजन को मूवमेंट करता है, मतलब फूड को मूव करता है किधर की तरफ, उसके
जहाँ से वो क्या करता है, फूड को इनटेक करता है, पैरामीशियम। तो ये क्या है, इसका सही जवाब है ये सीलिया। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि वेयर डज द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स ऑकर इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपका हो गया पाचन तंत्र में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है। ऑप्शन ए में हो गया आपका स्टोमिक यानी आमाशय, या फिर ऑप्शन बी में हो गया लीवर यानी यकृत, या फिर ऑप्शन सी में हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में, या फिर ऑप्शन डी में हो गया लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत में। तो इसका जो सही जवाब है कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन और वसा का, इसका पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है, इसका होता है पूर्ण पाचन स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्योंकि देखिए आपके जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन में जैसे आपके प्रोटीन का कुछ डाइजेशन जो होता है ये स्टोमक में होता है, और कुछ क्या होता है, कंप्लीट कहाँ पे होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। आगे भी हम लोग देखेंगे कि बात करेंगे दो पाचक एंजाइम के बारे में प्रोटीन के, तो थोड़ा और क्लियर होगा। तो होता क्या है कि कंप्लीट जो आपका पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का, ये छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द रोल ऑफ बाइल जूस फ्रॉम द लिवर इन द डाइजेशन प्रोसेस। पाचन प्रक्रिया में यकृत से निकलने वाले पित्त रस की क्या भूमिका है। ऑप्शन ए में हो गया पेट की अम्लता को नियंत्रित करना, या फिर ऑप्शन बी में हो गया वसा को छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ना, या फिर ऑप्शन सी में हो गया आपका प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करना, या फिर ऑप्शन डी में हो गया मुंह में एंजाइम क्रिया की दक्षता बढ़ाना। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है कि यकृत से जो पित्त रस निकलते हैं, बाइल जूस निकलते हैं, ये क्या करते हैं, ये फैट को क्या करते हैं, छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ते हैं, इसको इमल्सिफिकेशन कहा जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, चलिए उसको हम लोग देखते हैं कि छोटी आंत में विल्ली का क्या कार्य है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो देखिए जो छोटे छोटे विल्ली होते हैं, क्या होते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन के जो लाइनिंग होते हैं, इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे विल्ली मौजूद रहते हैं। तो ये जो छोटे छोटे विल्ली मौजूद रहते हैं, ये क्या करते हैं, ये एब्जॉर्प्शन के लिए क्या करते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, और शोषण के लिए क्या करते हैं, जो भी वहाँ पे फूड एब्जॉर्ब होगा उसका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को बढ़ा देगा, और क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा होगा। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछ रहा है कि विच ऑर्गन सीक्रेट एंजाइम लाइक ट्रिप्सिन एंड लाइपेज फॉर प्रोटीन एंड फैट डाइजेशन रिस्पेक्टिवली। कौन सा अंग क्रमशः प्रोटीन और वसा पाचन के लिए ट्रिप्सिन और लाइपेज जैसे एंजाइम का स्राव करती है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में हो गया स्टोमिक यानी आमाशय, ऑप्शन बी में हो गया पैनक्रियास यानी अग्न्याशय, या फिर ऑप्शन सी में हो गया यकृत यानी लिवर, या फिर ऑप्शन डी में हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत। तो इसका जो सही जवाब है ये है आपका पैनक्रियास। पैनक्रियास से क्या निकलते हैं, पैनक्रियास से आपके ट्रिप्सिन और लाइपेज निकलते हैं, जो कि ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है, और लाइपेज क्या करता है, फैट का डाइजेशन करता है, पाचन करता है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछ रहा है कि विच ऑर्गन रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड म्यूकस फॉर डाइजेशन इन द स्टमक। आमाशय में पाचन के लिए कौन सा अंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस छोड़ता है। ऑप्शन ए में हो गया यकृत यानी लिवर, या फिर ऑप्शन बी में हो गया आपके पेनक्रियास यानी अग्न्याशय, या फिर ऑप्शन सी में हो गया जठर ग्रंथियां यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, या फिर ऑप्शन डी में हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत। तो इसका जो सही जवाब है ये है आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करता है, आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस को क्या करता है, रिलीज करता है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट देखिए, पेप्सिन जो है ये आपका स्टोमक में निकलता है, और जो आपके यहाँ पे देखिए ट्रिप्सिन है, ये क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है, और पेप्सिन भी प्रोटीन का पाचन करता है। लेकिन पेप्सिन कहाँ पे करता है, पेप्सिन स्टोमक में करता है, और ट्रिप्सिन कहाँ करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्लीट डाइजेशन साइट बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के लिए। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है यहाँ पे,
क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द रोल ऑफ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का क्या रोल है। जो हमारे आहार नली होते हैं उसमें क्या होता है कि एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, क्रमिक क्रमाकुचन होता है, मतलब एक रिदमिक मूवमेंट होता है जिसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। तो इसका रोल क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम में। ऑप्शन ए में हो गया आपकी छोटी आंत से पोषक तत्वों को अवशोषित करने के लिए, या फिर ऑप्शन बी में हो गया रेगुलेट द एक्सीट ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द एनस, या फिर ऑप्शन सी में हो गया क्रश फूड विथ टीथ, या फिर ऑप्शन डी में हो गया भोजन को आहार नाल में धकेलना, पुश फूड अलोंग द एलिमेंट्री कैनाल। तो इसका जो सही जवाब है कि आपके जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, ये क्या करते हैं, ये भोजन को आहार नाल में धकेलते हैं। तो ये इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इसमें क्या पूछ रहा है कि विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्सॉर्बिंग वाटर फ्रॉम द अनएब्सॉर्ब्ड फूड। तो देखिए पाचन तंत्र का कौन सा भाग अवशोषित भोजन से पानी को अवशोषित करने के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन ए में हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत, या फिर ऑप्शन बी में हो गया स्टोमिक यानी आमाशय, या फिर ऑप्शन सी में हो गया लीवर यानी यकृत, या फिर ऑप्शन डी में हो गया लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत। तो इसका जो सही जवाब है कि जो अनडाइजेस्टेड जो अनएब्सॉर्ब्ड में आपके फूड होते हैं, जो जिसको मतलब जो अवशोषित नहीं किए जाते हैं, जो कि वेस्ट प्रोडक्ट्स के रूप में निकलते हैं बाद में, तो ये जब रहते हैं आपके बड़ी आंत में पहुंचते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे उस भोजन में जो पानी होता है, जो वाटर होता है, इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपका, तो यहाँ पे आपका देखिए जो अनएब्सॉर्ब्ड फूड होते हैं, मतलब जो बिना अवशोषित किए हुए भोजन रहते हैं, उससे जो पानी का अवशोषण होता है ये कहाँ पे होता है, ये बड़ी आंत में होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इसमें क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सलाइवा इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन प्रक्रिया में लार का क्या कार्य है। तो ऑप्शन ए में हो गया प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ना, या फिर ऑप्शन बी में हो गया वसा को फैटी एसिड में परिवर्तित करना, या फिर ऑप्शन सी में हो गया स्टार्च को साधारण शर्करा में तोड़ना, या फिर ऑप्शन डी में हो गया बड़ी आंत से पानी को अवशोषित करने के लिए। तो इसका जो सही जवाब है कि लार क्या करता है, लार हमारे मुंह में जो होता है, जब हम लोग भोजन को चबाते हैं तो क्या होता है, स्टार्च जो होता है ये साधारण शर्करा में टूट जाता है, ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू सिंपल शुगर। तो लार का यही काम है, और सलाइवरी एमाइलेज पाया जाता है लार में। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इसमें क्या पूछ रहा है कि बाइल जूस इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑर्गन एंड स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। दोस्तों पित्त रस होता है, ये किस अंग द्वारा निर्मित होता है और पित्ताशय में जमा होता है। ऑप्शन ए में हो गया पेनक्रियास यानी अग्न्याशय, या फिर ऑप्शन बी में हो गया लीवर यानी यकृत, या फिर ऑप्शन सी में हो गया स्टोमिक यानी आमाशय, या फिर ऑप्शन डी में हो गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत। तो देखिए पित्त रस का जो यहाँ पे निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है, ये कहाँ पे होता है, प्रोडक्शन जो होता है पित्त रस का, ये लीवर में होता है, और इसको स्टोर कहाँ किया जाता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर किया जाता है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि विच एंजाइम इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ब्रेक्स डाउन प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड। तो ऑप्शन ए में हो गया ट्रिप्सिन, या फिर ऑप्शन बी में हो गया लाइपेज, या फिर ऑप्शन सी में हो गया माल्टेज, या फिर ऑप्शन डी में हो गया पेप्सिन। तो इसका जो सही जवाब है ये है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन को एमिनो एसिड में क्या करता है, तोड़ देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। और ये जो पेप्सिन है, पेप्सिन स्टोमक में क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है। लाइपेज जो है ये आपका फैट का डाइजेशन करता है। माल्टेज क्या करता है, माल्टेज जो डाइसेकेराइड माल्टेज होते हैं इसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इसमें क्या पूछ रहा है, तो यहाँ पे जो सही जवाब है आपका छोटी आंत में कौन सा एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ता है, तो ये है आपका ट्रिप्सिन। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल कनेक्ट्स द माउथ टू द स्टमक। तो देखिए आपके आहार नाल का कौन सा भाग मुंह को पेट से जोड़ता है, तो ये है आपका
ओइसोफेगस जिसको ग्रास नली या फिर ग्रसनी कहा जाता है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इसमें क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द रोल ऑफ म्यूकस इन द स्टोमक। तो ऑप्शन ए में हो गया प्रोटीन को तोड़ने के लिए, या फिर ऑप्शन बी में हो गया पेट के एसिड को निष्क्रिय करने के लिए न्यूट्रलाइज स्टोमिक एसिड, या फिर ऑप्शन सी में हो गया पेट की परत की रक्षा के लिए प्रोटेक्ट द स्टोमिक लाइनिंग, या फिर ऑप्शन डी में हो गया पोषक तत्वों के अवशोषण को सुगम बनाना टू फैसिलिटेट एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है ये आपको नीचे कमेंट करके देना है, और ये इसका जवाब बहुत ही आसान है और आप इसका जवाब दे सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि विच एंजाइम इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ब्रेक्स डाउन फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। छोटी आंत में कौन सा एंजाइम वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ता है। ऑप्शन ए में हो गया लाइपेज, या फिर ऑप्शन बी में हो गया ट्रिप्सिन, या फिर ऑप्शन सी में हो गया माल्टेज, या फिर ऑप्शन डी में हो गया एमाइलेज। तो इसका जो सही जवाब है ये है लाइपेज। लाइपेज क्या करता है, लाइपेज एंजाइम फैट को क्या करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल में तोड़ देता है। तो दोस्तों इसका और भी क्वेश्चंस अभी बाकी है और उसको हम लोग सेकंड पार्ट में देखेंगे, और तब तक आप अपने जो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन है उसको रिवीजन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन। और दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे इस चैनल में नए व्यूअर हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।